हेलो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की मैथ्स की बुक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ग्राफीय विधि से हल करना, और अब पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना कैसे। तो देखिए पहला नंबर जो सवाल है वो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 14। ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 14 और दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई बराबर में 4। ये क्वेश्चन है अपना दिया हुआ है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है, ज्ञात करना है, हल। इसमें करना क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है कि प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 1, इसका नाम दिया मैंने समीकरण 1 और इसका नाम दिया मैंने समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। मैं यहां देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं समीकरण 2 का यूज कर रहा हूं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो x बराबर मैं क्या कर सकता हूं, 4 प्लस वाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बताइए। y को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया 4 के पास, तो उधर जाके 4 के साथ वो y जुड़ गया, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 4 प्लस वाई। और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी सवाल होता है ये। समीकरण 3 से क्या, समीकरण 3 से x का मान, देखिए x का मान हमने यहां निकाल लिया, इसी को मैंने बोला है समीकरण 3। अब इस x का मान जो मैंने निकाला है वो समीकरण 2 का यूज करके x का मान निकाला है। तो जो समीकरण 3 से x का मान होगा ना, वो मैं 2 में नहीं रखूंगा, 1 में रखूंगा। ये ध्यान रखिएगा, आपने 2 का यूज करके x का मान निकाला है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि x का मान इसी में फिर पुट कर दीजिएगा, नहीं। जो आपने x का मान जिस समीकरण से निकाला है उसको छोड़ के जो दूसरा समीकरण बना है उसमें x का मान रख दीजिए। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 अपना ये है, x का मान ये है, तो समीकरण 1 में मान रख रहा हूं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर क्या है, 14। यही तो है समीकरण 1। और x की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 प्लस वाई। क्या आई है, 4 प्लस वाई। देखिए x की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह आपकी 4 प्लस वाई रख दिया, प्लस में y का y चल रहा है बराबर में 14। देखिए y और y जुड़ के हो जाएगा 4 प्लस का 2y, क्या हो गया 2y बराबर में 14। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये एक अचर पद है, ये भी एक अचर पद है, दोनों को एक साथ तरफ कर दिया। तो 2y बराबर, देखिए प्लस का 4 इधर है, बराबर के जाएगा उधर, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या बच गया, 10 बच गया। 2y बराबर क्या बच गया है, 10 बच गया है। तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिएगा 2y बराबर जब 10 बच गया, तो मैं ये नहीं कह सकता y बराबर, तो मैं ये नहीं कह सकता y बराबर 10/2, यानी y का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। y बराबर क्या आ गया अपना, 5 आ गया। y की हमें एक वैल्यू मिल चुकी है 5। अब इस y की जो वैल्यू होगी वो मैं रखूंगा समीकरण 3 में। देखिएगा, तो जब समीकरण 3 में y का मान रखूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। y की मिल गई, x की मिल गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ y बराबर, y का मान क्या लिख रहा हूँ, y का मान, जो ये y का मान आया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y का जो मान आया है वो समीकरण 3 में रख रहा हूं, और समीकरण 3 है, ये देखिए समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 और y की वैल्यू है 5, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 9 आ गया। बताइए x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, 5, और यही क्या हो गया अपना आंसर।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया मैंने, देखिए मैं बताता हूँ आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिया हुआ था, उसका मैंने नामकरण कर लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ से मैंने क्या किया कि समीकरण 2 का यूज करके x का वैल्यू निकाला। समीकरण 2 को मैंने ये लिखा x बराबर, तो y को जब उधर ट्रांसफर किया तो 4 प्लस वाई हो गया, और जो x आया उसी को मैंने समीकरण 3 लिख दिया। और इस x की वैल्यू आपने समीकरण 2 का यूज करके निकाला है, तो इसलिए इस x का वैल्यू मैं समीकरण 1 में रखूंगा। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अपना आया हुआ है 4 प्लस वाई रख दिया, y को y रखा, बराबर में क्या है 14। देखिए सॉल्व किया तो 2y बराबर 10, तो y बराबर निकल के आ गया है 5। अब ये जो y का मान है ना, जो आपने ये x का जो निकाला था समीकरण 3 उसमें रखा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x बराबर देखिए 4 प्लस 5 बराबर क्या आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला इक्वेशन दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3। तो ये आपको रैखिक समीकरण का फॉर्म में तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये दूसरा हमें रैखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसका नाम दे देता हूं समीकरण 1। समीकरण 1 इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। समीकरण 2 को पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिए तो क्या आया 6 आया, डिवाइड किए 2 बार में तो यहाँ आ गया 2s, यहाँ से डिवाइड किए 3 बार में और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3t बराबर में आ गया 6। 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आया, जब डिवाइड करते हैं तो 2 बार में और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 2s। इसी प्रकार से 2 और 6 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई t से तो 3t और बराबर 6 आपका चल रहा है, 6 लिखा, नीचे एलसीएम 6 आया है। अब 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आ जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर में क्या आ गया 36। देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज करके मैंने इसको रैखिक समीकरण में मतलब कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैंने इसका नाम दिया है समीकरण 1, इसका आप समीकरण 2 नहीं दे सकते हैं, निकल जाएगा, पर वही ये थोड़ा लेंदी होगा, फ्रैक्शन में जाके हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे भी हो जाएगा समीकरण 2 में, लेकिन मैंने इस फॉर्म में चेंज कर लिया और इसी का ही मैं नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। देखिए समीकरण 1 से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 से कैसे यूज कर रहा हूं मैं। समीकरण 1 से क्या है, तो s माइनस टी बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो s बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस टी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसी का मैंने नाम दे दिया समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 2 यूज आ चुका है, समीकरण 3 दे दिया। अब समीकरण 3 से s का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 3 से देखिए समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये रहा 2s प्लस में 3t बराबर में क्या है 36 है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, s का मान क्या है 3 प्लस टी, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी प्लस में 3t बराबर में क्या आ गया 36, ये हमारा आ गया। अब मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिएगा 2 3 क्या आया 6 प्लस में 2 और t का मल्टीप्लाई हुआ तो 2t प्लस में 3t चल ही रहा है और बराबर में क्या आ गया है 36, ठीक है। अब मैं 2t और 3t जोड़ लिया तो बन गया 5t प्लस में 6 है ही, यही वाला 6 लिख दिया, बराबर में क्या आ गया 36। 6 को उधर भेजूंगा तो बच जाएगा 5t बराबर में 6 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो 36 माइनस 6 क्या आ गया 30 आ गया। और t का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है 30/5, यानी t की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। t बराबर क्या मिल गया है मुझे 6। s और t का वैल्यू ही निकालना था, तो t का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं। अब t का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ रखिए यहाँ रखिए या आप यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए s की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, कहा समीकरण 3 में रखने पर, कहीं पे भी रख लीजिए आप आ जाएगा, 1 में रखिए 2 में रखिए 3 में रखिए, s की वैल्यू निकल जाएगी। समीकरण 3 में रखने पर
अब मुझसे आप कहोगे कि आप 3 में ही क्यों रख रहे हो, तो मुझे इजी लग रहा है यहाँ से s का वैल्यू निकालना। यहाँ रखोगे t का वैल्यू तो हमें एलसीएम लेके फिर करना पड़ेगा उसको s की वैल्यू निकालने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने इजी रास्ता ढूंढा है। s बराबर 3 प्लस में t लिखा हुआ है। देखिए समीकरण 3 क्या है, ये है। तो s की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 प्लस t की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो s की वैल्यू 6 प्लस 3 क्या आ गया, 9 आ गया। और t की वैल्यू क्या आ चुका है, 6 आ चुका था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये सवाल हमें दिया हुआ है 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर में 9। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये और ये समीकरण सेम ही दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि इन समीकरणों को जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जब a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2 आता है, जब तीनों क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं कैसी होंगी, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, रेखाएं समपाती होती हैं, समपाती होंगी, समपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। हम ये कैसे कहते हैं कि अनेक हल होंगे, देखिए रेखाएं जब समपाती होंगी तो जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो होता क्या है, एक आपने जो लाइन का मतलब एक इक्वेशन का जो लाइन खींचा है ना, और दूसरे इक्वेशन का जब लाइन खींचेंगे तो ये भी जो लाइन है ये इसके ऊपर ही ओवरलैप कर देगी, ढक देगी। तो हम निकालते क्या है, जब प्रतिच्छेदित होती हैं तो एक दूसरे पे जब जहां प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक हल निकल के आता है। अब ये बताइए जब दोनों समपाती हो गई तो ये रेखाएं दूसरी रेखा को कितनी बार काट रही है, तो हम ये कह सकते हैं हर बिंदु पे काट ही रही है वो, तो हम क्या कह सकते हैं कि अनेक हल होंगे। तो देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 होता है, तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती, और उनके अनेक हल निकल के आते हैं। क्योंकि जब समपाती होंगी तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर रहती है, और ये बहुत बार एक ही रेखा को कट करती है। क्योंकि जब मान लीजिए कि आप इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई तो ये इसको कितनी बार कट कर रही है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला कंडीशन इस वाले इक्वेशन में मुझे फॉलो होते हुए दिख रहा है। देखिए कैसे फॉलो होते हुए दिख रहा है, मैं क्या करता हूं, देखो a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 और बराबर में c1 बाई c2। अगर इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मेरा ये वाला कंडीशन अगर आ गया तो मैं कह दूंगा कि भाई इसके कितने होंगे, अनेक हल होंगे, तो मैं x और y के मान निकाल ही नहीं सकता। तो देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, 9 है, x के जो मल्टीपल है वो a1 और a2 के हो गए वैल्यू, b1 और b2 की वैल्यू क्या होती है, तो -1, y का जो मल्टीपल होगा -1 b1 है और y का जो मल्टीपल होगा वो -3, ये आया, बराबर में c1 बाई c2, यानी c1 है 3 और c2 है 9। एक बार सॉल्व करिए तो 3 एकम 3 1 जा 3 और यहाँ आ गया 3 1 जा 3 3 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो बताइए 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 1/3 बराबर में ये भी क्या आ गया 1/3, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 क्या आ गए, जब बराबर आ गए तो रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है, ओवरलैप करती हैं, तो इनके अनेक हल होते हैं। तो हम x और y दो मान नहीं निकाल सकते, बहुत हल निकल के आएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अपरिमित रूप से इन समीकरण के अनेक हल होंगे। देखिए क्या कहूंगा, अपरिमित रूप से समीकरण के अनेक हल होंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर लिखोगे आप। कैसे निकाले, इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता चला कि ये इस वाले पे फॉलो होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए निकालेंगे, देखिए इक्वेशन 1 दिया हुआ था, ठीक है, इक्वेशन 1 दिया हुआ था और ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 में देखिए, अगर आप इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए अगर समीकरण 1 में मैं ये समीकरण 1 में 3x माइनस का y बराबर में 3 दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे,
3 3 9x हो गया, माइनस का 3y हो गया, बराबर में 9। बोलिए वो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई। तो मुझे देखना है कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या ये इक्वेशन मिल रहा है। अगर दोनों सेम हो गए तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों समीकरण बराबर ना हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि समीकरण 1 समीकरण 2 इक्विवेलेंट इक्वेशन है, क्योंकि मैं समीकरण 1 में जब 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सेम इक्वेशन ही मिल जा रही है। तो इसीलिए ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए ये वाला रूल फॉलो हो रहा है और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके दो हल जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पा रहे थे हम वो नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 1 का 4th क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.2x दिया हुआ है, 0.3y दिया है, बराबर में 1.3 है, 0.4x है, प्लस में 0.5y है, बराबर में 2.3 दिया हुआ है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, लेकिन मुझे क्या है कि इन इक्वेशन को इसमें पॉइंट में है, मैं इसको दशमलव हटाने की कोशिश करता हूं। और दशमलव हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक तरीका बताता हूं आपको दशमलव कैसे हटाया जाता है। अगर 0.56 दिया हुआ है कोई संख्या, अगर मुझे इसके दशमलव को हटाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी पॉइंट के बाद देखा कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट जीरो वाली संख्या से गुना करिए। तो 2 डिजिट किस में होता है, 100 में होता है। तो मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपको नीचे भी अपने मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो देखिए ऊपर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 56 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काट के आप फ्रैक्शन में कर लीजिए। अगर मान लीजिए 0.567 दिया हुआ था, इसको अगर दशमलव मुझे डायरेक्ट हटाना है तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो मुझे 3 डिजिट वाली जीरो वाली संख्या से गुना करना पड़ेगा। 3 डिजिट किस में आता है, 1000 में। तो जब आपने ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 1000 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉइंट खत्म, तो बच जाएगा 567। ठीक है, और बटे में क्या बच जाएगा 1000। इस तरीके से करेंगे। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए 0.5 दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं पॉइंट हटाइए, तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप एक जीरो वाली संख्या। तो एक जीरो वाली कौन होती है, 10 होती है। ऊपर भी 10 का, नीचे भी 10 का, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 10। यानी क्या आ गया, 1/2 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम दशमलव किसी भी संख्या में अगर पॉइंट दिया है तो हटाते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया। तो आइए यहाँ करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैंने नाम दे दिया, मान लो समीकरण 1। क्या दे दिया, समीकरण 1, और यहाँ दे दिया मैंने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से मुझे क्या करना है, दशमलव हटाना है, पॉइंट हटाना है। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 इंटू में 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या को हटाने के लिए एक संख्या वाले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। और समीकरण 2 इंटू में 10, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। और हम जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई किया, देखिए दशमलव हट गया, और इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 3। क्या दे दिया, समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर में क्या आ गया 23, और इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल चुका है। ये पहले वाले सवाल बन चुके हैं। अब समीकरण 3 या 4 का यूज करके मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकालूंगा या y की। 2x प्लस में 3y बराबर में क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, 2x को मैंने इधर ही रहने दिया, बराबर में लिख दिया 13 माइनस का, उधर 3 जाएगा तो इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 13 माइनस 3y बटे में क्या आ गया, ये 2 को मैंने नीचे भेज दिया, इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको मैंने इधर भेज दिया। अब मैंने इसको लिख दिया समीकरण 4। क्या लिख दिया, समीकरण 4। समीकरण 4 लिख दिया मैंने। x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बराबर बटे में 2 ही आ गया समीकरण 4। तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 4 से x का मान, x का मान देखिए मैंने इस वाले समीकरण का यूज किया है, तो x का मान मैं इसमें रखूंगा। x का मान समीकरण
ये देखिए ये 4 आ चुका था, तो ये समीकरण 5 रख दीजिए, ये समीकरण 5 है। क्यों चेंजिंग किया मैंने? क्योंकि 3 और 4 में पहले यूज कर चुका था, तो अब क्या आ गया, समीकरण 5 आ गया, क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा 5। तो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो x का मान जो आया है इसकी वैल्यू उठा के मुझे रखना है 4 में। तो आइए इसको सॉल्व कर। समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रख रहा हूं। समीकरण 4 हमको दिया हुआ है, पहले तो समीकरण 4 लिखते हैं। 4x प्लस में 5y बराबर में क्या दिया है, 23 दिया हुआ है। x का मान हमने निकाला है 13। तो देखिए 4 इंटू में x का मान अब मैं रख रहा हूं, x का मान ये रहा, x का मान है 13 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई में 2, ठीक। और फिर यहाँ पे दिया है प्लस का 5y बराबर में क्या चल रहा है, 23 चल रहा है। ये सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए 4 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 4 का 13 में हुआ तो आ गया 52, माइनस का 4 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 12, डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, प्लस में 5y बराबर में क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 2 और 1 का एलसीएम लिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो आ जाएगा ऊपर 52 माइनस का 12y और प्लस का 1 दूनी 2 यानी 10 का प्लस 10y बराबर में क्या आ गया है, 23 आ चुका है। 2 का उधर मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 52 माइनस का 12y में से 10y घट गया तो माइनस का क्या बच गया 2y बराबर में आ गया 46। क्या आ गया 46। 52 को उधर भेजिए तो इधर बच जाएगा माइनस का 2y और 46 माइनस क्या आ गया 52 आ गया। जब घटाएंगे तो माइनस 2y बराबर में आ गया माइनस का 6, तो y बराबर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -2 और कट क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गई, वैल्यू 3 आ गई। y का मान, अब मैं y का मान, अब y की वैल्यू तो मुझे मिल गई, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो y का मान आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, किसी समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 5 क्या है, x बराबर में 13 माइनस का 3 और y 13y लिखना था, तो y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, y का वैल्यू यहाँ रख दिया 3। जब यहाँ से करेंगे तो आएगा क्या, देखिएगा 13 माइनस 3 का मल्टीप्लाई हुए तो 9 डिवाइडेड बाई क्या आया 2 आ गया, और 13 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो x का मान आ गया आपका 2 और y का मान कितना आया था 3। यही क्या हो गया अपना आंसर, क्या हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे √2, रूट के अंदर 2 है, x नहीं है, ये ध्यान रखिएगा इस सवाल में। √3y बराबर 0, √3x माइनस का √8y बराबर 0, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं समीकरण 1, इसको लिखा मैंने समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 2। ये मुझे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिख रहा है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, सीधा आइए करते हैं। समीकरण 1 से किसका यूज कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 का। किसका, समीकरण 1 से देखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है √2x प्लस में √3y बराबर में है 0। मैं x का वैल्यू यहां से निकालूंगा, तो x का जिसका मान निकालना होता है ना उसको अकेले छोड़ते हैं और बाकी को उधर भेजते हैं। तो जब भेजा तो उधर जाके हो गया माइनस का √3y। इतना आया बात समझ में। x का वैल्यू निकालना है, x अकेला छोड़ दीजिए, माइनस का √3y डिवाइडेड बाई में आ गया √2। ये अपना x का आ चुका है वैल्यू, और x का वैल्यू आया है y के रूप में। किसके रूप में, y के रूप में। और ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसका मैं नाम दूंगा ध्यान करके समीकरण 3। समीकरण 1 का यूज करके मैंने
x का मान निकाला है, तो ये x का मान मैं 1 में नहीं रख सकता, मैं 2 में रखूंगा। तो x का मान लिख रहा हूं, देखिए x का मान समीकरण 3 से x का जो मान निकला है ना, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, किसमें? समीकरण 2 में x का मान जो निकल के आया है उसको मैं समीकरण 2 में रखूंगा। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 दिया हुआ है √3x माइनस का √8y बराबर में 0 है। यही था हमारा समीकरण 2। x का मान क्या निकला है, ये रहा। तो x का मान में देखिए क्या रख रहा हूं, √3 तो है ही, ठीक, मल्टीप्लाई लगा दिया क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू ये रहा, x का वैल्यू है माइनस लिखा हुआ है, तो लगाइए, रखिए यहाँ पे माइनस का लगा दिया, माइनस √3 यहाँ लगाया और y यहाँ पे है, बट्टे में क्या चल रहा है, √2 चल रहा है, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद क्या आ गया है, माइनस का √8, क्या है, √8y बराबर है 0। इतना आपको समझ में आ गया। अब इस रूट का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 देखना एक बार, √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा, दो रूट का आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो आता क्या है आंसर, 3। तो इसी प्रकार √3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो आया क्या अपना, तो यहां से मैं ये लाइन खींच दिया। अब सॉल्व कर रहा हूं, देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, क्या आया, 3y। इसके साथ माइनस था, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक। नीचे चल रहा है √2, ये मैंने कर दिया √2, ठीक। माइनस का √8y चल रहा है आगे, √8y बराबर में क्या चल रहा है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया तो एलसीएम ले लिए तो आ गया √2, क्या आ गया, √2। भाग देंगे तो भाग हो गया एक बार में, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस का 3y, माइनस था माइनस लगा दिए, यहां से किया तो आ गया, ये भाग दिए तो √2 और √2 और √8 में जब मल्टीप्लाई आएगा तो √8 इंटू में आएगा √2, तो √8 और √2 का जो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √16, और √16 की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, 4। तो माइनस का 3y यहाँ से आया और इसको आएगा 4 बराबर क्या है, 0। √2 और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे √8 और √2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया √16, और √16 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है y, तो माइनस का 3y माइनस का 4y तो आ जाएगा माइनस का 7y, ऊपर आ गया, बट्टे में क्या आ गया, √2 बराबर में क्या आ गया, 0। √2 और 0 का मल्टीप्लाई हुए तो आ गया है माइनस का 7y बराबर में आ गया 0। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो बताइए 0/7 करेंगे, क्या करेंगे, 0/7। तो 0 में किसी संख्या का जब भाग देते हैं तो क्या मिलता है मुझे आंसर, 0। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0। y बराबर 0 आ चुका है हमारा। तो y का जो वैल्यू आया है ना 0, उसको मैं किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, मैं 3 में रख रहा हूँ। y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 0 जो वैल्यू निकाल के आए हैं वो कहाँ रख रहा हूं मैं, समीकरण 3 में। तो x बराबर क्या आएगा, समीकरण 3 क्या है, पहले तो ये देखिए, माइनस का √3y डिवाइडेड बाई क्या है, √2। y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 बटा क्या आ गया, √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से भी 0। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। मैंने क्या किया देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। समीकरण 1 दिया हुआ है √2x प्लस में √3y बराबर 0। समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर में 0। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ था, समीकरण 1 का यूज कर रहा हूं मैं, यानी इस वाले का यूज कर रहा हूं। तो समीकरण 1 मैंने वो यहाँ लिख लिया,
√2x को x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको मैंने अकेला छोड़ा, √3y को उधर भेजा, तो √3y को जब बराबर के उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, x को अकेला छोड़ दिया, √2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का √3y डिवाइडेड बाई √2। इसका मैंने मान दे दिया, नाम दे दिया समीकरण 3, इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 3। अब इस x का मान जो मैंने निकाला है ना, इस वाले इक्वेशन का यूज करके निकाला है, तो ये जो x का मान है वो मैं इसमें रखूंगा, 2 में, ना कि 1 में ही रख दूंगा। तो x का मान समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखा है, इस वाले में रखा, तो मुझे क्या मिल गया, मैंने y का वैल्यू मिल गया। x का मान मैंने क्या रखा, समीकरण 2 में रखा, तो y का मान मिला, y का मान 0 मिला, और y का मान जैसे ही 0 मिला तो आप इसमें रख दीजिए y का मान 0, यहाँ रखते y का मान 0, तब भी आपको x बराबर 0 ही मिलता। मैं दिखा देता हूं कैसे। अगर y बराबर आपने 0 समीकरण इसमें रख दिया, मान लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखना एक बार, √2x प्लस में √3 था और y का मान 0 है, तो इंटू में 0 बराबर में 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया आपका। जब ये 0 हुआ तो मैं ये लिख सकता हूँ √2x बराबर 0, x बराबर ये √2 और x मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, आंसर 0 ही मिलता है, तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पृथ्वी स्थापन विधि का ये देखिए छठा क्वेश्चन है, और ये रहा आपका समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। यहां से भी आप x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल के इन सब में रख सकते हो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस सवाल को। तो मैं पहले क्या करूंगा, एलसीएम लेके इसको पहले उसमें चेंज करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये रहा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण मिला हुआ है हमें, ठीक है। मैं देखिए क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से या 2 से, तो मैंने ले लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, पहले तो समीकरण 2 लिखता हूं, x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6 है। इसको मैंने एलसीएम लिया तो आया 3 दूनी 6, भाग दिए तो 2 बार में गया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2x प्लस में 2 का भाग दिए 3 बार में तो ये आ गया 3y बराबर में आ रहा है 13/6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बच क्या गया हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर में क्या बच गया 13। देखिए x का वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं तो 2x बराबर में आ जाएगा 13 माइनस का 3y, क्योंकि ये प्लस का 3y था, उधर जाके माइनस का 3y। x का वैल्यू यहां से निकालता हूं तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई आ गया 2, और इसका मैंने अब नाम दे दिया समीकरण 3। क्या नाम दे दिया, समीकरण 3, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, देखो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 से x का मान इस वाले इक्वेशन का यूज करके x का मान निकाला है। तो ये जो x का मान आया है ना, वो इस इक्वेशन में तो मैं नहीं रख सकता, तो रखूंगा किसमें, इसमें, और इसका नाम क्या है समीकरण 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है देखिएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस का 5y डिवाइडेड बाई 3 है, बराबर में माइनस का 2 है। ये हमारा क्या दिया था, समीकरण 1 दिया हुआ था। अब x का जो मान आया है ना, वो जो x का मान ये आया हुआ है, मैं ये x की जगह रखूंगा, तो देखिएगा 3 ऐसे है मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है, अंदर में है 13 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई, इसका 2 तो मैंने ये लिखा, और 13 माइनस 3y के साथ भी 2 चल रहा था तो ये भी 2 लिखा। आ रहा है बात समझ में, ये देखिए ये 2 ये लिख रखा हूं, और ये 2 ऑलरेडी पहले से है। माइनस में क्या आ गया 5y डिवाइडेड बाई क्या आया 3 डिवाइडेड माइनस 2 है, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 13 में 39 हो गया, माइनस में 3 3 9y हो गया, डिवाइडेड बाई 4 है, माइनस का 5y है, डिवाइडेड बाई 3 है, बराबर में माइनस का 2 है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, डिवाइड करिए तो 3 बार में, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 39 तिहाई होता है 117। कितना आया 117 माइनस में। इसी प्रकार से 3 और तो 9 तिहाई क्या आ गया 27 आ गया, 4 तिहाई 12, 3 बार में डिवाइड किया और 3 निमा 27 वाई आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस था माइनस लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया,
क्या लग गया माइनस, 4 बार में गया और 4 में ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 20y आ गया, बराबर में माइनस का 2 चल रहा है, उधर मल्टीप्लाई किए तो जाके हो गया 117, माइनस में देखिए माइनस का 27 और माइनस का 20, माइनस का 47, क्या हो गया माइनस का 47 y हो गया, और 12 दूनी माइनस का 24 हो गया। इसको उधर भेज दिए तो माइनस का 47 y बराबर में आ जाएगा माइनस का 24, और प्लस का 117 उधर गया तो माइनस का 117, 17 और 24 होता है जी 141, कितना होता है 141, तो माइनस का 47 y बराबर में आ जाएगा आपका माइनस का 141। देखिए माइनस माइनस तो कट गया और y बराबर आ गया आपका 141 डिवाइडेड बाई में 47, जब भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा भाग, तो y का वैल्यू क्या आ चुका है अपना, y का वैल्यू आ गया है 3, और इसी y का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 3 किस में रख रहा हूं मैं, समीकरण 3 में, तो x की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगा, x बराबर समीकरण 3 दिया हुआ है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। अब यहाँ पे y बराबर 3 रखता हूं तो x का वैल्यू मिल जाएगा 13 माइनस में 3 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x बराबर आ गया 13 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 में से 9 घटाएंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आया है 2 और y की वैल्यू क्या आई है 3, यही अपना क्या था आंसर था। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी प्रतिस्थापन विधि से, 2 समीकरण दिए हुए थे, तो ये होता है क्वेश्चन 1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11, एक समीकरण ये दिया हुआ है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, को हल कीजिए, यानी हल करना मतलब क्या है x और y का मान निकालना है, और कह रहा है कि हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों समीकरण का यूज करके x और y का मान निकाल लूंगा, और x और y का मान निकालते ही यहाँ पे x और y का मान रख दूंगा, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे ज्ञात भी क्या करना है, m की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण से पहले x और y के मान हम लोग आराम से निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है 11 है, इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 1, ठीक है। और उसी प्रकार से दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, और इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। ये पुराना ही पिछला ही सवाल है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए, x और y के मान मिल जाएंगे। मैंने लिखा यहाँ पे समीकरण 1 का यूज कर रहा हूँ, समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 11, तो 2x बराबर क्या किया मैंने 3y को उधर भेजा तो 11 माइनस का 3y, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 11 माइनस 3y, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। 1 2 पहले लिख चुका हूं तो इसका नाम मैंने समीकरण 3 दे दिया। अब x का समीकरण 3 से लिख रहा हूं, देखिए क्या, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 में जो x का मान निकाला है कौन से समीकरण को यूज करके निकाला है 1 को, तो मैं x का मान 1 में नहीं रखूंगा 2 में रखूंगा। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए आप कहोगे कि इस x का मान आप समीकरण 1 में ही क्यों नहीं रख रहे हो, 1 में जब रखोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 0, ना x y की वैल्यू मिलेगी ना x की वैल्यू मिलेगी, तो जिसका यूज करके आपने x का वैल्यू निकाला है उसमें नहीं रखना है, उसके अगले वाले इक्वेशन में। तो समीकरण 3 से x का मान है समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं, तो समीकरण 2 जो लिखा हुआ है अपना वो है, देखिए क्या है 2x माइनस का 4y बराबर में क्या है माइनस का 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और x का मान है यहाँ पे मैं रख रहा हूं, तो 2 ब्रैकेट के अंदर x का मान है 11 माइनस का 3y, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई क्या है 2 है, ये लिख दिया मैंने x का मान, x का मान एज इट इज लिखा, माइनस का आ गया
4y बराबर में है माइनस का 24। ठीक है, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 11 दूनी 22 और 2 का उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 6y डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 2 चल रहा है, माइनस का 4y है डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए अपने मन से, बराबर में माइनस का 24। ठीक, ये यहां तक अपने को समझ में आ रहा है। 2 और 1 का एलसीएम लिया हमने तो क्या आ गया 2 आ गया, डिवाइड किए एक बार में तो यहाँ आया 22 माइनस का 6y और माइनस का देखिए यहाँ पे 1 का 2 बार में करेंगे तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर में माइनस का 24। ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करिए तो 22 माइनस का 6 का और 8 माइनस का 14y हो जाएगा, बराबर में 24 दूनी क्या हो जाएगा माइनस का 48। संख्या को उधर भेजिए तो माइनस का 14y बराबर में माइनस का 48 ऑलरेडी बैठा हुआ है उधर, प्लस का 22 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा, तो माइनस का 14y बराबर में देखिए 48 और 22 मिलकर हो जाएगा माइनस का 70। तो y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 70 बटे में माइनस का 14। जब भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5 आ गया। y का वैल्यू क्या आ चुका है, y बराबर 5 आ चुका है, इतना हमें मिल गया। अब y का वैल्यू 5 आ चुका है, 1 में रखिए 2 में रखिए या 3 में रखिए। मैंने क्या किया y बराबर 5 समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में y का जो मान निकाला मैंने समीकरण 3 में रखा, किसी में भी रख सकते हो आप। तो यहाँ क्या है समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस का 3y डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 2 है, तो x का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 11 माइनस में 3 इंटू में y का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। ये रख दिया, 11 का 11 रखा, माइनस में 3 पंचे क्या आ गया 15 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 11 में से 15 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 2 और y की वैल्यू क्या आई थी आपकी 5। यही हम तो देखिए x और y का वैल्यू मिल चुका है। अब मेरे को कह क्या रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो, तो देखिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। अब हुआ क्या, y की भी वैल्यू मिल चुकी है, x की भी वैल्यू मिल चुकी है। अब m की वैल्यू मुझे निकालना है क्योंकि सवाल में बोला ही है m का वो मान ज्ञात करिए। तो y बराबर 5 रख दिया और x बराबर मैंने माइनस का ये देखिए m का m रखा और x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस में 3। तो यहां से आ गया 5 बराबर में 2 और m का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2m और प्लस का 3 को उधर भेजा तो 5 माइनस 3 जाके क्या हो गया 2 हो गया और बराबर में ये बच गया है माइनस का 2m। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटे में माइनस का 2 आ जाएगा, 2 बटे में माइनस का 2 आ जाएगा, कटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर क्या आ गया वैल्यू आपका माइनस का 1। और हमें इस सवाल में x और y का तो मान ज्ञात करना ही था, साथ में किसका मान ज्ञात करना था m का मान। तो m का मान क्या आ गया माइनस का 1। यही अपना क्या है आंसर है। तो ये प्रश्नावली 3.2 का हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा या कथन दिया हुआ होगा, उसमें क्या करना है आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं। युग्म मतलब 2 समीकरण बनाने होंगे और उनका हल अपने से समीकरण बनाइए और उनका हल भी ज्ञात करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ये कह रहा है। स्टेटमेंट दिया होगा 2 रैखिक समीकरण आप अपने से बनाओगे और उसके बाद उनके एक्स और वाई के मान निकालोगे। तो पहला सवाल मैं पढ़ के बताता हूं आपको। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। यानी एक संख्या को मानूंगा x और दूसरी संख्या को मानूंगा y, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो संख्या है क्या। तो x और y का जो अंतर है, अंतर मतलब होता है घटाना, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा माना, सवाल ही स्टार्ट करेंगे। थर्ड का पहला क्वेश्चन है, माना एक संख्या x है, ठीक है, दूसरी संख्या y है। यही बोला है हमसे। माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। कह रहे 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इनका अंतर बोला है। यानी अंतर बराबर क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 26 या y माइनस एक्स बराबर क्या है
26, ये हमें नहीं बताया है कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी, तो हम दोनों इक्वेशन लिख के देखते हैं पहले। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या मान लिया मैंने y थी, उसकी 3 गुनी है। ठीक है, हमारा इक्वेशन ये बना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये है। ठीक है, क्या बोला था, सवाल समझिएगा। कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या आपकी ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 26 है। और बोला है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, दूसरा इक्वेशन अपना ये बन गया। कुछ नहीं करना है, बस वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 से मैं लिख रहा हूं, अब इसको हल करना है, पहले वाला मेथड ही यूज होगा। समीकरण 1 से बताइए y बराबर 26 प्लस एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। समीकरण 1 अपना ये था, y को मैंने इधर ही रहने दिया, y x को उधर ट्रांसफर किया तो 26 प्लस एक्स आ गया। y बराबर जब 26 प्लस एक्स आ गया तो y का मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान 26 जो आया, y का मान जो 26 प्लस एक्स आया है, ये समीकरण 2 में रख रहा हूं। तो समीकरण है 2x बराबर 3y, और y का मान तो x बराबर में देखिए 3 ब्रैकेट में y का मान क्या आ गया, y का मान है 26 प्लस में x, 26 प्लस x, तो यहां से क्या आया, x बराबर में 26 तिहाई होता है 78, 26 तिहाई 78 प्लस में 3x उधर भेज देंगे तो 78 इधर आ गया, तो माइनस का 78 आ गया, 3x माइनस एक्स हो गया 2x। ठीक, तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 78 डिवाइडेड बाई क्या आया, 2 आया, तो x बराबर आपका आ गया माइनस का 39। x बराबर वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 39, और x बराबर अगर माइनस की 39 आई है तो इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर माइनस 39, जिसमें मन कर रहा है उसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, x का मान माइनस 39 समीकरण 2 में रख दिया, जिसमें मन करना है उसमें रखिए। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है अपना ये, यानी x बराबर 3y है समीकरण 2। ठीक, तो x का मान है माइनस का 39, माइनस 39 लिखा, बराबर में 3y है, y रखा, y को इधर ही छोड़ दीजिए, इधर आएगा 3 तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर क्या है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड किए, तो y बराबर आ गया माइनस का 13, y बराबर क्या आ गया आपका, x तथा y की वैल्यू हमसे निकाली गई थी, ये हमने निकाल दिया, और यही क्या है, आंसर है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना था, x और y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर माइनस 13 और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 39। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है, देखिए ये वाला जो ये जो एक होती है एक लाइन है, इस पे ये खींचा हुआ है, तो ये अपना एंगल बनता है 180 डिग्री का। अगर मैंने यहाँ से बीच में लाइन खींच दिया, अगर मैंने ये 78 बोला, तो आप 180 माइनस 78 जो वैल्यू आएगी वो इसकी हो जाएगी, यानी 102 आ गया, ये 102 आ गया, 78 ये आ गया, यानी दो संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना आना चाहिए, 180। संपूरक कोण, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ये इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, संपूरक कोण। ठीक है, तो संपूरक कोण का जो ऐड होता है वो कितना होता है, 180 लिख देता हूं, संपूरक कोण, ये याद होना चाहिए, संपूरक कोण तो देखिए संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है संपूरक कोण। बोला है दो संपूरक कोणों में छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, माना छोटा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकता हूं, बड़ा कोण y डिग्री, बड़ा छोटा कोण लिख दिया x डिग्री, बड़ा कोण लिख दिया मैंने y डिग्री।
अब हमें पता है कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बनता कितना है 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये कह क्या रहा है देखिए, एक ये हमारा एक लाइन होता है, रेखा होती है, अगर इस पे हमारा बनता है 180 डिग्री का एंगल, पूरा कितना होता है ऊपर 180 और नीचे भी कितना 180 डिग्री। अगर इसमें से आप एक लाइन खींच दें, यानी इस एंगल को कर दो अगर टुकड़ों में बांट दें तो एक बड़ा कोण हो जाएगा, एक छोटा कोण हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो समपूरक कोण बनता है। इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 180 डिग्री, और इसी का ही मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। क्या दिया समीकरण 1। अब आगे चलते हैं तो कह रहे हैं क्या कि सवाल में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है y है, और छोटा कोण क्या है x है। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो प्लस 18, अगर बोला रहता 18 डिग्री कम है तो माइनस का 18। इस प्रकार से y की वैल्यू हमें मिली पड़ी है, और इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। देखिए ये कथन दिया हुआ था, कथन से मैंने क्या किया दोनों समीकरण बना लिए। बोला क्या था कि समपूरक कोण 180 डिग्री होता है, तो पहला कथन से मैंने पहला समीकरण बना दिया। अब दूसरे में क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण x था 18 डिग्री अधिक, तो 18 अधिक के लिए मैंने प्लस लगाया। अगर बोला होता कि 18 डिग्री कम है तो माइनस लगाता। ये मुझे समीकरण 2 मिल गया। यहाँ देखिए मुझे y का वैल्यू ऑलरेडी मिला पड़ा है, तो इसी y का वैल्यू उठा के मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो समीकरण 2 से, यानी इस वाले इक्वेशन से y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब मैं मान रख रहा हूं y का, तो देखिएगा समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 180 है। अब y का मान मैं रख रहा हूं, तो देखिए x को x लिखा प्लस में, y का मान यहां से उठाया तो y का मान है x प्लस 18 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, 180 को उधर भेज दीजिए और x जुड़ के हो जाएगा 2x बराबर में 18, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 18 यानी 162 बच गया। और इसी तरीके से 2x बराबर कितना आ गया आपका 162 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 162 में 2 का भाग दे देंगे, तो 162 में 2 का भाग दे दिया तो आ गया 81 डिग्री। अब बताइए अगर x का मान 81 डिग्री आ गया तो कहीं पे भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में। तो 2 में मैंने रखा x का मान उठा के, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें x का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं तो y का मान मिल जाएगा। देखिए समीकरण 2 ये रहा, y बराबर x प्लस का 18 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आया है 81 और प्लस में 18, y की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 99 डिग्री, और x का जो वैल्यू निकल के आया था वो आया था 81 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 9 1 10 9 7 और 1 18, 180 डिग्री आ गया नहीं आ गया। तो मैंने बोला था ना कि संपूरक कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो यही हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो गया, या आप लिख सकते हैं y, यानी बड़ा कोण y माने थे तो लिखोगे बड़ा कोण y बराबर आ गया 99 डिग्री, और छोटा कोण x बराबर आ गया 81 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो ये हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदे। 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में खरीदे हैं 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। तो जो पूछा है ना प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, इसी को ही हम मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं एक बल्ले की कीमत, माना
माना बल्ले की कीमत तो मान लिया x और बॉल की कीमत, गेंद की कीमत क्या मान लिया y। ये हमारा सवाल था और कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद की 3800 रुपए में खरीदे हैं। 7 बल्ला तो एक बल्ले की कीमत बताइए ये है, तो 7 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी 7x होगी या नहीं होगी। और इसी प्रकार 6 गेंद की कीमत, अगर एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की कीमत 6y होगी या नहीं होगी। इन दोनों को उसने खरीदा है तो इसलिए मैंने जोड़ लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया 3800, और यही हमारा क्या बन गया समीकरण 1। क्या बात आई समझ में या नहीं आई। एक बल्ले की कीमत x मान लिया, एक गेंद की कीमत y मान लिया, 7 बल्ला खरीदा है, 6 बॉल खरीदा है, इन दोनों का उसने 3800 रुपए पे किया है। तो इससे हमारा समीकरण 1 बनता है। और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है 3 बल्ले और 5 गेंद, तो एक बल्ले की जब कीमत x है तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी 3x, और एक गेंद की कीमत y है तो 5 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 5y। बराबर में इसको इसने खरीदा है 1750 रुपए में। कितने रुपए में 1750 रुपए में। और ये हमारा हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो समीकरण 1 का यूज कर रहा हूं मैं, किसका समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से क्या यूज कर रहा हूं 7x प्लस में 6y बराबर में क्या दिया हुआ है 3800। ठीक है, यहाँ से मैंने 7x को इधर छोड़ा और 3800 माइनस का क्या हो गया 6y हो गया, और x बराबर ये पूरे के डिवाइड में चला जाएगा तो 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई क्या आ गया 7 आ गया। x का मान आ गया आपका ये। अब मैंने इसका नाम दे दिया 1 और 2, और इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 3। इसका नाम क्या दे दिया मैंने समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का वैल्यू ये है समीकरण 2। देखते हैं क्या है। समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस में 5y बराबर में क्या है 1750, और x का वैल्यू क्या आया हुआ है 3800 माइनस 6y। तो देखिए 3 को 3 रहने दिया, x का वैल्यू रख रहा हूं तो 3800 माइनस का दिया हुआ है 6y डिवाइडेड बाई क्या है 7 है। x का वैल्यू मैंने ये रख दिया पूरा, प्लस में क्या चल रहा है प्लस में 5y बराबर में क्या है 1750 है। ठीक है, अब 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 38 3 हो जाएगा 104, 30 3 90 और 114 कितना हो गया 114। 2 जीरो था चिपका दिया, माइनस में 6 3 18 y हो गया डिवाइडेड बाई 7 चल रहा है, प्लस में 5y बटे में 1 कर दिया बराबर में 1750 हो गया। ठीक, 7 और 1 का एलसीएम ले लिए तो आ गया 7, और यहाँ से मैंने कर लिया तो आ गया 11400 माइनस का 18y प्लस में 7 5 35 y बराबर में आ गया 1750। ठीक है, अब देखिए 18 और 35 में से तो 11400 माइनस में 18 और 35 तो हो गया 17y, और बराबर में यहाँ से आ गया 1750 इंटू में आ गया 7। क्या आ गया 7 आ गया। तो करिए इसको, तो 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 3 52, और 7 एकम 7 और 5 12, 7 5 12 12250, यानी माइनस का 17y बराबर में मैं लिख सकता हूँ 12250, और 11400 को उधर भेज दिया तो 11400 ये आ गया। 11400 यहाँ आया तो माइनस का 17y बराबर में क्या आ गया 600, तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद से 250 और हो गया यानी 850। तो कितना हो गया देखिए 850 आएगा। कितना आएगा 850। तो y का जो वैल्यू आया है वो 850 डिवाइडेड बाई
17 आ गया, 17 से मैंने डिवाइड कर दिया तो y बराबर क्या आ गया 50। y की वैल्यू क्या आ गई 50। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 50। अब y का मान 50 कहीं पे भी रख दीजिए, आपको यहाँ रखना है यहाँ रखिए, यहाँ रखना है यहाँ रख दीजिए, वहां यहाँ रखना है यहाँ रखिए, किसी भी रख दीजिए। तो y का मान लिख रहा हूं मैं, देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पे y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 क्या है, ये रहा। तो समीकरण 1 लिखिए पहले तो 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। ठीक है, y का मान आया हुआ है 50, तो 7x को ऐसे का ऐसे लिखा, 6 गुना में क्या कर दिया 50 कर दिया बराबर में 3800। ठीक है, ये हुआ 300, तो 7x प्लस में क्या आ गया 300 बराबर में 3800। इस 300 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 3500, तो 3800 माइनस का 300 जाके 3500। तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो 3500 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 500। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपना, x की वैल्यू आ गई 500। x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, x की वैल्यू मानी थी मैंने बल्ले की कीमत। तो बल्ले की जो कीमत आई है, बल्ले की कीमत कितनी आ गई, बराबर 500 रुपए। ठीक है, और बॉल की जो गेंद की कीमत आई है वो कितनी आई थी, गेंद की 50 रुपए। बॉल की कीमत निकाल दी और बैट की कीमत निकाल दी, यही हमारा क्या था, आंसर था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो अभी हमने किया। फोर्थ क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, लास्ट में करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न यानी फ्रैक्शन में जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा या a बाई बी के या अंश बटे हर के फॉर्म में होगा, तो कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो कह रहा है वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 2 की बजाय अब कितना कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करिए, यानी x और y हम मान लेंगे, अंश बराबर x मानेंगे और हर बराबर y मानेंगे, और एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 3 जोड़ेंगे। तो आइए करते हैं इन सवालों को कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माना अंश क्या, अंश बराबर x तथा हर बराबर y मान लिए। अंश को x मान लिए और हर को क्या मान लिए, y मान लिए। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, पहले बोला है 2 जोड़िए, तो देखिए x बटा y ये हमारा हो गया भिन्न, क्योंकि अंश हमारा 2 है और अंश हमारा x है और हर क्या है y है। कह रहे इसमें अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, तो ऊपर भी जोड़ दो, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। हर जोड़ने पर कह रहा है कि 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो जाता है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, चलिए एक तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लिए। ठीक, समीकरण 2 में मतलब शर्त 1 के अनुसार ये है, समीकरण 1 हो गया। चलिए अब शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 कह रहा है कि अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर, तो अंश तथा हर में अब की बार कितना जोड़ना है, अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो अब की बार भिन्न चेंज होके कह रहा है कि भिन्न जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है 5/6 हो जाता है। कितना हो गया 5/6, और इसका मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। क्या दे दिया, समीकरण 2। देखिए जो सवाल में इसने बोला था वो मैंने कर दिया। बोला है कि आप अंश में 2 जोड़िए, हर में 2 जोड़िए और भिन्न हो जाएगा 9/11। अब अंश में 3 जोड़िए, हर में 3 जोड़िए, तो भिन्न हो जाएगा 5/6। अब मैं पहले इसका यूज कर, देखिए समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा।
तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 11x+2, ये तो उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है 9 और इधर आ जाएगा y+2, यही होगा। मल्टीप्लाई किए तो आया 11x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर में 9 का y से तो 9y और प्लस में 18। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, 11x ऐसे का ऐसे रखा, 9y को इधर ले आया तो माइनस का 9y हो गया, प्लस का 22 ऐसे का ऐसे चल रहा है, माइनस का 18 आ गया। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। 11x को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का 9y हो गया और 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 आ गया, बराबर क्या आया 0 आ गया। यह आया आपका। तो समीकरण 1 से इस वाले को मैंने सॉल्व किया, इस वाले समीकरण 1 को, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा समीकरण 2 को सॉल्व किया तो x+3 डिवाइडेड बाई में है y+3 बराबर में क्या है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया 6x प्लस में 3 लिख सकता हूं और इधर उधर करेंगे तो 5y प्लस में 3 लिख सकता हूं। ठीक है, जब इसका किया तो 6x प्लस में क्या आ गया 18 बराबर में क्या है यहाँ 5y प्लस का 15, क्या आ गया 15, 5y प्लस में 15, 5y प्लस में 15। 6x को मैंने क्या किया कि 5y को इधर ले आया तो माइनस का 5y हो गया, प्लस में 18 है इधर ले आया तो माइनस का 15 हो गया, बराबर क्या कर दिया 0। तो 6x माइनस का 5y प्लस का क्या आ गया 3 बराबर क्या है 0। तो 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3 आ गया और ये आपका आ गया समीकरण 4 आ गया। क्या आ गया समीकरण 4 आ गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 आ चुका है, इन दोनों का यूज करेंगे। तो समीकरण 4 से मैंने क्या किया देखिएगा, समीकरण 4 से क्या यूज कर रहा हूं मैं समीकरण 4 से, तो 6x बराबर में मैं लिख सकता हूं माइनस का 3 और प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक, और x की जब वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 3 प्लस का 5y डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 और x के मल्टीप्लाई में है, 6 उधर डिवाइड में चले जाएगा। इसी x का मान उठा के, इसी x का मान उठा के, यानी इसको मैं नाम दे सकता हूं समीकरण 5। क्या दे सकता हूं समीकरण 5। समीकरण 5 से देखो क्या लिख रहा हूं, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिएगा समीकरण 3 है 11x माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। तो रखते हैं वैल्यू, तो x का मान निकल के आया है 11, ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे अब माइनस का 3 प्लस में 5y डिवाइडेड बाई 6। ये x का वैल्यू था, माइनस का 9y डिवाइडेड बाई माइनस का 4, ये हमने लिख लिया। ये सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसका पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 11 का। तो 11 का मल्टीप्लाई किए तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 आ गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस में 55y। ठीक है, 11 तिहाई 33 और ये डिवाइड बाई क्या चल रहा है 6 है, और माइनस का आ गया 9y, अपने मन से 1 का भाग दे दिए, बराबर में चल रहा है माइनस का 4, माइनस का 4। अब करते हैं तो 6 और 1 का हो जाएगा 6 और डिवाइड किए तो आ गया माइनस का 33 प्लस में 55y और माइनस में 6 का तो 6 निमा आ गया 54, क्या आ गया 1 6 9 6 का 54y आ गया। ठीक, बराबर में माइनस का 4 चल रहा है, 55y में से 54y घट गया तो माइनस का 33 तो चल ही रहा है, प्लस का y आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 आ गया, बराबर में माइनस का 4 आ गया। 6 को उधर मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 33 प्लस का y बराबर में माइनस का 24। 33 को उधर भेज देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 24 प्लस में 33, 24 प्लस में 33, माइनस का 24 है और प्लस में 33, तो y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। क्या आ गया y की वैल्यू 9 आ गया। अब y की वैल्यू उठा के आप या तो समीकरण 4 में रख दीजिए या 3 में रखिए। तो y का मान
y का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखिएगा क्या आ रहा है, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 6x ऐसे कैसे है, माइनस का 5 ये हो गया, y का मान है 9, तो y का मान मैंने 9 रख दिया, और बराबर में ये रहा अपना समीकरण 4, बराबर में चल रहा है माइनस का 3। देखिए यहाँ पे 6x बराबर में 9 पचे 45, उधर भेजेंगे तो -3 प्लस में 45, ठीक है। तो 6x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 42, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 42/6, यानी जो कटेगा वो क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 9, ठीक है। तो अंश हमारा आ गया। आंसर क्या लिखेंगे, अंश क्या था भाई, अंश को माना था x और हर को क्या माना था मैंने y। तो अंश बराबर आया है आपका 7 और y बराबर आया है 9। यही क्या है अपना आंसर, यही पूछा था हमसे। देखिए इसी का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे जैकब और उसके पुत्र की, x तथा y है, ठीक है, x तथा y मान लेंगे, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो पहली बात तो जो पूछा होता है ना उसी को हम मान लेते हैं। तो मैंने बोला माना वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु मैंने आज की आयु मतलब मान ली x, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान ली y मान ली। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो बताइए आज अगर ये x वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, x + 5, और वो कितने का हो जाएगा y + 5, क्योंकि बाप बेटा 5 अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो 5 उसमें भी तो वृद्धि होगी। तो आज x है, 5 साल बाद जैकब की जो उम्र हो जाएगी वो x + 5 हो जाएगी, ठीक है। और बेटे की जो उम्र हो जाएगी 5 साल बाद वो भी हो जाएगी y + 5 हो जाएगी। लेकिन बाप और बेटी की उम्र बराबर तो नहीं होगी 5 साल बाद, कैसी होगी, तो देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु ये थी तो मैंने उससे 3 गुना कर दिया। 5 साल बाद जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब की आयु ये हो जाएगी, 5 साल बाद उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो बेटे की आयु से 3 गुना होगी। तो यहाँ मैं इक्वेशन निकाल लूंगा, x + 5 बराबर में 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस में क्या आया 15 आ गया। अब देखिए x माइनस का 3y बराबर में आ गया 15 माइनस का 5 को उधर भेज दिया तो x - 3y बराबर में आ गया आपका 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया है। क्या आया है, समीकरण नंबर 1 आ गया। पहले कथन से तो ये आ चुका है। शर्त 1 के अनुसार, शर्त जो 1 बोला है उससे तो हमारा इक्वेशन 1 ये आ चुका है। अब देखते हैं शर्त 2 में क्या बोला है। शर्त 2 में क्या कह रहा है, शर्त 2 में बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की आयु तो x - 5 और इसकी भी y - 5, ठीक है। ये दोनों हो गया। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो ये तो जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु के 7 गुना थी। तो x - 5 बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए 7 का मल्टीप्लाई किए तो 7y माइनस का क्या आया 35, तो x - 7y बराबर में आया माइनस का 35 और प्लस का 5, क्योंकि माइनस जाके उधर, तो x - 7y बराबर में आ गया माइनस का 30, और ये आ गया समीकरण अपना, समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण आ गया 2, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं समीकरण 2 से, देखिए क्या कर रहा हूं समीकरण 2 से।
समीकरण 2 से x का मान निकालता हूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का क्या आ गया 7y, और इसी x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसी x का मान समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y बराबर क्या है 10 है, और x की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस का 30 प्लस में 7y माइनस का 3y बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो 7 में से 3 गया तो 4y बच गया, और 10 इधर है और 30 को उधर भेजा तो प्लस का 30 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 40/4, और y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी y किसको माना था मैंने, पुत्र को माना था, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब इस y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जिसमें मन कर रहा है उसमें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखूंगा। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर में माइनस का 30। ठीक, तो x का मान क्या आया है आपका 10 माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30, सॉरी x माइनस में y का मान आया हुआ है 7 इंटू में क्या आ गया 10 बराबर में माइनस का 30, ये मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 70 बराबर में आया माइनस का 30। x बराबर उधर गया तो प्लस का हो गया 70, तो माइनस 30 प्लस में 70, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। कितनी आ गई 40। तो x किसका माना था मैंने आयु, x माना था जैकब की। तो जैकब की आयु क्या आ गई, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी आ गई 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई 10 वर्ष। यही अपने क्या था आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये देखिए ये किया है मैंने, समीकरण 1 और 2 बनाया कथन के अनुसार। फिर मैंने क्या किया कि एक में क्या किया कि x के टर्म पे मैंने चेंज कर लिया, और उसके बाद उसको उठा के दूसरे इक्वेशन में रखा, y की वैल्यू मिल गई। इस y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की ही वैल्यू तो हमने मानी थी और वही हमने निकाल दी, यही हमारा आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन इस जो मैंने छुड़वाया था वो बता रहा हूँ, थर्ड का चौथा। देखिए क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपए भाड़ा है, भाड़ा 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा यानी किराया देना होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि अब आपने एक ऑटो पकड़ा, क्या पकड़ा ऑटो पकड़ा, ठीक है, ऑटो पकड़ा, जैसे ही आप उस ऑटो में बैठे तो अब वो चले या ना चले, चले या ना चले वो आपसे पैसे लेगा ही लेगा, और नियत भाड़ा जो बताया है वो एक फिक्स है। मान लीजिए कि अगर नियत भाड़ा उसने बोला कि आप मेरे ऑटो में बैठ गए तो आपको 15 रुपए तो अब देने ही होंगे, 15 रुपए देने होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो इसने कहा कि भाई 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए, दूसरा किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए, और 3 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए, और तो 3 किलोमीटर जब आपने डिस्टेंस कवर किया तो आपको हो गया जी 30 रुपया। ऑटो में चलने का तो 30 रुपए हुआ, लेकिन जो बैठने का वो अतिरिक्त भाड़ा है वो भी 15 जोड़ेगा, और तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे 45 रुपए। क्या बात आ रही है समझ में, गाड़ी चले या ना चले ऑटो में आप बैठ के भी उतर गए तो आपको 15 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो 15 हम लोग बाद में जोड़ेंगे, और 10 रुपए प्रति किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपया, और 15 रुपये ये नियत भाड़ा जुड़ना था, तो 30 और 15 क्या हो गया 45 रुपए हो गए। ये हमारा सवाल है, तो आइए करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं नियत भाड़े को पहले मानता हूं x, क्या मानूंगा x, माना नियत भाड़ा,
x रुपए। ठीक है, माना नियत भाड़ा क्या है, x है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए है। नियत भाड़ा तो आपको x लगेगा ही लगेगा। बात समझिए मैंने ये क्यों लिखा है। देखिए, अगर आप ऑटो में बैठ गए, यहाँ पे ये ऑटो है, ऑटो में बैठ गए तो x रुपए तो ये लेगा ही लेगा। अगर आप 5 किलोमीटर जाते हो चढ़ के, तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो आप जब उतरोगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा 5y। बात आ रही है समझ में। अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो 10y यानी x प्लस 10y देना पड़ेगा। ये 10y तो किलोमीटर का हिसाब है और x रुपए बैठने का केवल ले लिया, तो x प्लस 10y आपको देना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे सवाल में बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपया। तो बताइए x तो ये लेगा ही लेगा, नियत भाड़ा उसका ऑटो का चार्ज है बैठने का, और कह रहा है कितने किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर। कितना, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो 10 किलोमीटर का बताइए 10y होगा या नहीं होगा। अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10y लेगा, प्लस में जो ऑटो में बैठे उसका भी पैसा लेगा, और उसी का इसने भाड़ा बताया है। कितने रुपए बताया है, तो बताया है 105 रुपया। और यही हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है। ये तो था हमारा शर्त 1। शर्त 1 के अनुसार ये बना। अब शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 में भी सेम यही चीज है। अब शर्त 2 में बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए। तो अब 15 किलोमीटर जाना है तो देखिए नियत भाड़ा तो लेगा ही लेगा। 15 किलोमीटर गए, वेरी गुड, और 1 किलोमीटर का किराया y रुपए है। अब की बार ये लेगा हमसे 155 रुपए, और ये हमारा बन गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। बस हमारा समीकरण जब बन चुका है तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो पहले तो इस वाले इक्वेशन को समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूं। x प्लस में 10y बराबर में 105 दिया हुआ है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 105 माइनस का 10y। ठीक है, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। कितना आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर क्लियर। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान क्या आया है, ये है। अब वैल्यू समीकरण 2 कौन सी है, तो समीकरण 2 है x प्लस में x प्लस 15y बराबर में 155। ठीक है, और x की वैल्यू आई हुई है ये, तो x की वैल्यू है 105। देखिए ये रहा 105 माइनस का 10y प्लस में 15y बराबर में 155। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया तो 105 को ऐसे का ऐसे ही रखा। ये आया आपका प्लस का 5y बराबर में 155। 105 को उधर भेज दिया तो 5y बराबर में आ गया। 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, 50। तो y बराबर 50/5 बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 रुपए। क्या आ गया, 10 रुपए। तो पूछा क्या है कि x और y का वैल्यू मतलब ज्ञात करिए। कह रहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस y का मान जो निकाले हैं समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं, तो समीकरण 3 लिखा हुआ है 105 माइनस का 10y। तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर 105 का 105 10 इंटू में y की वैल्यू आई है 10। तो 10, 105 में से 100 गया तो x बराबर क्या आ गया, 5।
यानी मैं कह सकता हूं नियत भाड़ा तो 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है सवाल में कि 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा क्या देना पड़ेगा। तो देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा जो निकल के आया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितना आ गया 10 रुपए। यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा 10 रुपए। और ऑटो में बैठने का जो नियत भाड़ा है, केवल बैठने का, वो है 5 रुपए। अब बोला है 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखिएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो बताइए 1 किलोमीटर जाने के लिए जब 10 रुपए है तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 25 इंटू 10, ये तो हो गया 250 रुपए। और जो नियत भाड़ा है वो भी तो लगाएगा ना, 5 रुपए और लगाएगा, तो कितने रुपए होंगे आपके 255 रुपए। यानी आपको 25 किलोमीटर जाने का 255 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। क्या बात आया समझ में या नहीं आया? तो ये था हमारा प्रश्नावली 3.2। लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार और इस सवाल को मैं रिवीजन कर देता हूं। देखिए नियत भाड़ा x रुपए है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। बोला है क्या कि 10 किलोमीटर जाने पर मेरे को 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो नियत भाड़े में प्रति 1 किलोमीटर का y रुपए है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे वही तो 105 के बराबर होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिया, x और y का मान निकाल दिया। 25 किलोमीटर जाना था, y का मान है वो है प्रति किलोमीटर भाड़ा। 25 किलोमीटर जाना था तो 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 25 किलोमीटर का 250 रुपए देना पड़ेगा। और जो 5 रुपए है वो आपको ऑटो में बैठने का नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है प्रश्नावली 3.2। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट का आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।